नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सेशन में। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं साथियों। तो अभी तक आपने तीनों प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो उन्हें जाकर के देख लीजिएगा। इस सेट में 30 प्रश्न होने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे साथियों। हम एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर देखते हुए चलेंगे साथियों। तो आपको क्या करना है, एक कॉपी पेन ले लेनी है जिस पे क्या है आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नोट करते हुए चलना है। ठीक है, फिर आपको लास्ट में काउंट करना है कि 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को हल किया है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है साथियों, यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दिया करें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? तो शीशा है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी जस्ता। तो साथ ही बताइएगा इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारा है जो क्या है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली क्या है एक धातु है। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने, किस भारतीय मुक्केबाज ने AIBA युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो बताइएगा किस भारतीय ने ये जीता था। ऑप्शन आपके सामने है साथियों, अच्छे से पढ़िएगा। तो ऑप्शन ए है सचिन सिंह, ऑप्शन बी है थोकचोम नानाओ सिंह, विकास किशन, ऑप्शन डी है सौरभ घोषाल। तो साथियों, जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, यानी सौरभ घोषाल ने क्या किया था, AIBA युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। किसने जीता था, तो सौरभ घोषाल ने जीता था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अलावा अन्य किस राज्य में छौ नृत्य प्रमुख नृत्य है? तो बताइएगा किस राज्य में यह नृत्य प्रमुख नृत्य हो जाता है पश्चिम बंगाल उड़ीसा के अलावा। ठीक है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अलावा। तो आपका ऑप्शन ये है उत्तर प्रदेश हो जाता है क्या, बिहार में होगा क्या, आंध्र प्रदेश होगा क्या, असम होगा? तो बताइएगा साथियों, अपना उत्तर आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बिहार हो जाता है। क्या हो जाता है, तो बिहार हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। तो साथियों, कुछ नृत्यों के बारे में बात कर लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो घूमर कालबेलिया आपका राजस्थान में हो जाता है। घूमर और कालबेलिया यदि आता है तो कहाँ पर हो जाएगा आपका, यह राजस्थान में हो जाता है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। यही हम बात करते हैं गरबा यानी डांडिया की, ये कहाँ पर होता है, तो गुजरात का यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसको आपको अच्छे से रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका बिहू। तो बिहू कहाँ का हो जाता है आपका, असम का हो जाता है। बिहू को आप असम से कनेक्ट करके ऐसे याद रख सकते हो, बिहू कहाँ का है, तो ये आपका हो जाता है असम का। यक्षगान ये हो जाता है आपका कर्नाटक में है। छोलिया ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, छोलिया उत्तराखंड का हो जाता है आपका। भांगड़ा यानी गिद्ध आपका पंजाब का हो जाता है। यही हम बात करते हैं झूमर, यदि हम बात करते हैं किसकी, झूमर की, झूमर फाग आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। ठीक है, लोक नृत्य झूमर फाग कहाँ का है, तो ये आपका हो जाता है हरियाणा का। ठीक है, कोलट्टम आपका तमिलनाडु का हो जाता है। ठीक है, नौटंकी आपके उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगी। लावड़ी और तमाशा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं दोनों साथियों। लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र के क्या है लोक नृत्य हो जाते हैं। राव आपका जम्मू कश्मीर का हो जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राव पाला, राव आपका कहाँ पर हो जाता है, तो राव हो जाता है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है साथियों, चले हम आगे अगला प्रश्न पर बात करते हैं। ये रहा आपके सामने, जहाँ मुझे लगेगा कि इसका विश्लेषण आपको अच्छे से देना है तो मैं आपके लिए वहाँ पर लेकर आया हूँ इस तरह का। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहें, सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रैक्टिस सेट है, इससे क्या है आपकी प्रैक्टिस तो होगी, इसके साथ में आपको नए प्रश्न भी क्या है उसका रिवीजन भी होता चलेगा। ठीक है, नए प्रश्नों का क्या होगा, रिवीजन करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होने वाला है बताइएगा, अच्छे से पढ़ लो साथियों एक बार। तो निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला प्रमुख जल विद्युत उत्पादन केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है? कौन सा है बताना है आपको। ऑप्शन ए है सिवाना समुद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट,
बाणसागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, लोकतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो बताइएगा साथियों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 का है राइट आंसर होगा आपका सिवाना समुद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए आयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा निम्न में से किस पहल के तहत कम लागत वाले उपग्रहों के विकास और तैनाती को संबोधित किया गया। यानी बात की जा रही है आपकी किसकी, उपग्रहों के बारे में बात की जा रही है। तो आपको बताना है बुनियादी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पहल, ऑप्शन बी है रूसी अंतरिक्ष पहल हो जाएगा, ऑप्शन सी है सामान्य ब्रह्मांड पहल हो जाएगा, आकाशगंगा यानी आकाशगंगा पहल हो जाएगा। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी, इसको भी आपको बता देना है। तो बताइएगा कौन सा राइट आंसर हो जाना क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका राइट आंसर होगा बुनियादी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पहल, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो गया। ठीक है साथियों, कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। ठीक है, थोड़ा साथियों गला चिपक रहा है तो थोड़ी सी बोलने में समस्या आ रही है। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको निःशुल्क यानी पीडीएफ मिल जाती है। पीडीएफ के साथ साथ में आपको क्या मिलता है, यहाँ पर नोट्स वगैरह और एग्जाम से संबंधित यदि कोई जानकारी आती है उसको भी हम आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ के माध्यम से बता देते हैं। ठीक है साथियों, अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं किस तरह के प्रश्न हैं। यदि सेशन अच्छा लगता है तो साथियों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में नई नई क्लासेस लेकर के आते रहते हैं। ठीक है साथियों, तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के परमाणु कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पूछा जा रहा है संसाधन के बारे में बात की जा रही है, तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यानी यूरेनियम की बात करते हैं क्या, थोरियम अपने भारत में उपलब्ध है। यूरेनियम और थोरियम दोनों हो जाते हैं क्या, ना तो यूरेनियम ना ही थोरियम। तो आपको बताना है कौन सा आपका राइट आंसर होने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर साथियों ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, बी राइट आंसर हो जाता है। यानी थोरियम आपका क्या हो जाएगा, तो थोरियम आपका राइट आंसर होने वाला है। कौन सा होने वाला है, थोरियम, यानी बी ऑप्शन आपका सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, याद रखेंगे थोरियम क्या है, संसाधन भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कहाँ पर, भारत की बात की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, तो गगनयान कार्यक्रम की कुल लागत कितनी है बताना है आपको, कितनी हो जाती है। ऑप्शन ए आपके सामने, ऑप्शन बी आपके सामने, सी और डी हो जाती है। चार ऑप्शन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा। ठीक है साथियों, अभी तक आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। और प्रश्नों का लेवल आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं किस तरह की क्लास आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है साथियों, तो गगनयान कार्यक्रम की कुल लागत थी आपकी, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। कौन सा हो जाता है, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाता है। यानी कितनी हो जाती है आपकी, 9023 हो जाती है। कितनी हो जाती, तो 9023 हो जाएगी। ठीक है, करोड़, इसको आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है साथियों, चलते हैं हम आगे। डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है, तो डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्शन ए आपके सामने है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, डिफेंसिव रिमोट एंड डिफेंस आउटपुट हो जाता है, डिफेंस रिसर्च एंड ड्राइव ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट आउटसोर्सिंग हो जाता है। तो बताना है साथियों आपको क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होने वाला है डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। यानी ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है साथियों, इसे आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में यह पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, सुंदरी के पेड़ टिकाऊ कठोर लकड़ी प्रदान करते हैं जो डैश में पाए जाते हैं। देखो साथियों प्रश्न वही है, बस लैंग्वेज को घुमा के आपके सामने लाया गया है। ठीक है, तो आप यदि कंटेंट अच्छा से पढ़े होगे तो आप इसका भी उत्तर अच्छे से कर पाओगे। ठीक है साथियों, सुंदरी पेड़ों की बात में की जा रही है, तो सुंदरी पेड़ हमारे कहाँ पाए जाते हैं,
तो बताना गोदावरी और कावेरी डेल्टा पर, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर, कृष्णा के डेल्टा पर और महानदी के डेल्टा पर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक राइट होने वाला है, आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा होता है, इसमें क्या है, सुंदरी नाम के पेड़ यानी पाए जाते हैं, ठीक है साथियों। इसे आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी सही होने वाला है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत में परिवारों के अध्ययन के लिए एक प्रतिनिधि यानी नमूना लेना चाहता है, तो अध्ययन के लिए क्या है, प्रतिनिधि आया है, उससे वो क्या लेना चाहता है, नमूना लेना चाहता है। तो निम्न में से सबसे कम लागत प्रभावी नमूना विधि कौन सी होगी? तो सबसे कम लागत वाली प्रभावी नमूना विधि कौन सी होगी, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपके सामने है, स्तरीय निरुद्देश्य नमूना, साधारण निरुद्देश्य नमूना, उद्देश्य पूर्ण नमूना, अगला है बहुस्तरीय झुंड नमूना। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, बहुस्तरीय झुंड नमूना, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होने वाला, ठीक है। चलते हैं हम आगे, अगला प्रश्न आपके सामने पढ़िए साथियों। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है आपको बताना। बेलवंदना राष्ट्रीय उद्यान, भारत में स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में स्थापित कौन सा है, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो पूछा जा रहा है पहला, पहले की बात की गई है, तो पहला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है आपका बताना है आपको। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर है क्या होने वाला है, जो होता है जिम कार्बेट आपका राष्ट्रीय उद्यान है, वो सबसे पहला है भारत का, ठीक है। इसे आपको अच्छे से याद रखना, ऑप्शन आपका डी सही होने वाला है, ठीक है साथियों। चल रहे हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने, बताइएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है। जल संरक्षण की कौन सी विधि नहीं है? प्रश्न पूछा है जल संरक्षण की कौन सी विधि नहीं पूछा है, नहीं पर विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। बांस टपकने वाली सिंचाई प्रणाली यानी ड्रिपिंग, ठीक है, भूजल निष्कर्षण, कुंडस, पानी की बर्बादी से बचाना। बात की जा रही है जल संरक्षण की कौन सी विधि नहीं है, जिससे क्या है जल को संरक्षण किया जाता है, वो विधि कौन सी नहीं है बताना है आपको, ठीक है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का होला भूजल निष्कर्षण, ये आपका क्या है नहीं होगा, ठीक है। और सारी विधि क्या है जल संरक्षण की है। जैसे बांस टपकने वाली सिंचाई बड़ी, जब हम बांस टपकने वाली विधि का क्या करते हैं उपयोग करते हैं, जिससे क्या है पानी की बर्बादी हमारी कम होती है, ठीक है। कुंडस विधि से भी क्या पानी की बर्बादी कम होती है, और पानी को बर्बादी से बचाना, तो यानी संरक्षण ही करने की बात की जा रही है इसमें भी, ठीक है। पानी को बर्बादी से बचाना, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम संरक्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन आपका बी नहीं होगा, भू जल निष्कर्षण, ये आपका क्या है नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, पड़ेगा साथियों। वायु प्रदूषण जैसे धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ने लगे, जिसके कारण शहर के ऊपर जमा हुआ सफेद कोहरा काला हो गया, जिसमें 1952 में लगभग शून्य दृश्यता वाला है कोहरा बन गया। बताइएगा, शून्य दृश्यता वाला कोहरा बन गया, ठीक है। तो आपको बताना है पी सूप स्मोक बोलते हैं इसे, भूरा स्मोक बोलते हैं, धूमिल स्मोक बोलते हैं, लाल स्मोक बोलते हैं, यानी स्मोक बोलते हैं। कौन सा स्मोक हो जाता है आपका बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा पी स्मोक, क्या बोलते हैं पी सूप स्मोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं पी सूप, यानी ऑप्शन आपका सही होने वाला, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये रहा आपके सामने। यारों को 1913 में द्वारा डिजाइन किया गया था, जो दिल्ली के सचिवालय भवनों के उत्तर और दक्षिण ब्लॉकों को डिजाइन करने के लिए प्रसिद्ध है। यारों को 1913 में डैश द्वारा डिजाइन किया गया। यारों को किसके द्वारा डिजाइन किया गया बताइए। सर हार्वर्ड बेकर के द्वारा किया गया था क्या? सर आर्थर कॉटन के द्वारा डिजाइन किया गया था क्या? सर थॉमस रो के द्वारा डिजाइन किया गया था क्या? सर विलियम हॉकिंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? आपके क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होने वाला है
वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसे आपको अच्छे से याद रखना। सर हावर्ड बेकर के द्वारा इसे क्या किया गया था, डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, बताइएगा निम्नलिखित में से उन जानवरों की सूची चुनें जो हमारे घरों में रहते हैं। तो बताइएगा कौन सा जानवर आपके घर में रहता है। मकड़ी आपके घर में रहती है, चूहा आपके घर में रहता है, तिलचट्टा आपके घर में रहता है, छिपकली आपके घर में रहती है। मकड़ी, छिपकली, तिलचट्टा, कबूतर आपके घर में रहता है। क्या तिलचट्टा है, चींटी है, ची है, चूहा है, चमगादड़ हो जाता है। चूहा, मकड़ी, छिपकली, गिलहरी। साथ ही बता देना आपको कौन सा जानवर है जो आपके घर में पाए जाते हैं और घर में नहीं पाया जाता उसमें एक शामिल होगा, जिसे आपको क्या करना है, गलत करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, मकड़ी, चूहा, तिलचट्टा, छिपकली ये सारी चीज़ें आपके क्या हैं, घर में पाई जाती हैं। ठीक है, मकड़ी, इसमें देखो कबूतर, कबूतर आपके घर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तिलचट्टा, चींटी, चूहा, चमगादड़ भी आपके घर में नहीं पाया जाता है, इसको भी हटा देंगे। चूहा, मकड़ी, छिपकली, गिलहरी आपके घर में नहीं पाई। इस तरह से क्या है, आपके तीनों ऑप्शन ये क्या हो, गलत हो जाते हैं। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसे आपको ऐसे से याद रख लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से उन जानवरों की सूची हमारे घरों में रहते हैं, हो गया। अगला, ऋतु ने 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय प्रदूषण से उत्पन्न समस्या पर बल दिया। उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त होगी। तो बताइएगा साथी कौन सी शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त होगी। ऑप्शन ए आपके सामने है, किसी विशेषज्ञ द्वारा व्याख्या और वार्ता करवाना, क्या ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है फील्ड ट्रिप आयोजन करना। ऑप्शन सी है कक्षा के लिए दृश्य श्रव्य वृत्तचित्र व्यवस्था करें और वृत्तचित्र देखने के बाद छात्रों को उनके बीच चर्चा करने के लिए कहें। ऑप्शन डी है कक्षा में प्रदूषण के बारे में एक पोस्टर प्रस्तुत करें। तो बताइएगा साथी इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। कक्षा के लिए एक दृश्य श्रव्य वृत्तचित्र की व्यवस्था करें, वृत्तचित्र देखने के बाद छात्रों को उनके बीच चर्चा करने के लिए कहें। ठीक है, कहीं आपसे चर्चा करने की बात की जाए, बच्चों से आपस में कम्युनिकेशन की बात की जाए, वो ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है ज़्यादातर। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन आपका कौन सा, सी राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति है। तो बताना है आपको सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी है। कथा हो जाती है, पाठ्य पुस्तक हो जाती है, शिक्षक द्वारा व्याख्या हो जाता है, कक्षा में प्रदर्शन हो जाता है। ठीक है, सबसे प्रभावी रणनीति आपको बतानी है। आपको लगेगा चारों ऑप्शन आपके सही होने वाले हैं, लेकिन आपको चारों में से एक को चुनना है। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 का राइट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन आपका ए हो जाता है। कौन सा होगा, ए, कथा हो जाएगी। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए सबसे प्रभावी होगी यानी कथा, यानी नैरेटिव हो जाती है। ठीक है, इसे आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, चलते हैं हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा भावात्मक पक्ष में शामिल नहीं है। तो बताना भावात्मक पक्ष में कौन सा शामिल नहीं है, पूछा है भावात्मक पक्ष में कौन सा शामिल नहीं है। तो आपका ग्रहण करना हो जाता है क्या, संगठन हो जाता है क्या, मूल्य हो जाता है क्या, विश्लेषण हो जाता है क्या। तो बताना है आपको कौन सा शामिल नहीं पूछा है। नहीं पर विशेष ध्यान रखेंगे। क्या होता है ना, कभी कभी एग्जाम में हम क्या करते हैं, जल्दी से प्रश्न को पढ़ लेते हैं और नहीं पर हम ध्यान ही नहीं दे पाते, तो हमारा इस तरह से क्या है, एक नंबर गलत हो सकता है। ठीक है साथियों, तो नहीं पे विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, आपके पास अब ज़्यादा दिन का समय नहीं बचा है साथियों, मात्र 20 दिन का समय बचा है। 10 तारीख से आपका एग्जाम होना है। आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए क्या है, आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है। ठीक है साथियों, और जितना हो सके रिवीजन करना है। जो पढ़ा है उसका क्या करना है, रिवीजन। बार बार रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन क्या है, चलते रहेंगे, जिससे क्या है आप एग्जाम के टाइम पे आपको याद आता रहेगा। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर जो 18 का राइट आंसर होने वाला है आपका हो जाएगा डी। ठीक है, विश्लेषण हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, तो विश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, शामिल नहीं है भावात्मक पक्ष में, विश्लेषण शामिल नहीं है, मूल्य भी है, संगठन भी है, ग्रहण करना भी, यानी तीनों चीज़ें आपकी शामिल हो जाती हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, पर्यावरण में शामिल है। पर्यावरण में क्या शामिल होता है बताइएगा, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। वातावरण, स्थलमंडल में, जलमंडल में, वातावरण, स्थलमंडल, जलमंडल। तो पर्यावरण में क्या शामिल होता है, तो पर्यावरण किसे कहते हैं। देखो जो हमारे चारों तरफ है वो क्या है, हमारा पर्यावरण ही तो है। जो हम चारों तरफ देखते हैं तो क्या है, वो पर्यावरण है हमारा। क्या है, पर्यावरण। तो चारों तरफ क्या है, हमारा वातावरण है, वातावरण भी है, स्थलमंडल है, स्थलमंडल भी, जलमंडल है, जलमंडल भी है। तो साथियों हमारे चारों तरफ क्या है, वातावरण है, स्थलमंडल है, जलमंडल है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, पर्यावरण में आती है। तो पर्यावरण में हमारी सब चीज़ शामिल हो जाएंगी, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं हम आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ज्वार एवं बाजरा निम्न में से वृद्धि करता है, किसकी वृद्धि करता है बताइएगा? उच्च नमी की, कम नमी की, नमी युक्त अनुपस्थिति की, औसत नमी की। तो आपको बताना ज्वार एवं बाजरा निम्न में वृद्धि करता है, किसमें वृद्धि करता है? उच्च नमी की, कम नमी की, नमी की अनुपस्थिति की, औसत नमी की। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक सही होने वाला है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ज्वार होती है वो बाजरा होती है, ये क्या वृद्धि करता है? तो कम नमी की वृद्धि करता है, ठीक है साथियों, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। कम नमी की क्या करता है? वृद्धि करता है, ठीक है साथियों। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। इस तरह से प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा, भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने को कहता है, क्या कहता है? जैव विविधता कहता है, क्या पारिस्थितिक अनुक्रम कहता है, सतत विकास हो जाएगा आपका, लक्ष्य वितरण हो जाएगा, ठीक है। बताना है आपको, पूछ रहा है आपसे, भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना क्या कहलाता है? यानी वर्तमान की जो अभी आपका जो वर्तमान चल रहा है उनकी जरूरतों को आप पूरा करने के लिए उसे हम क्या कहेंगे, ये पूछा गया है, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं सतत विकास। क्या बोलते हैं? सतत विकास, ठीक है। इसे भी आपको अच्छे से याद में रखना है, ठीक है साथियों। यदि सेशन अच्छा लग रहा है, प्रश्नों का लेवल आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो साथियों। किसी भी ग्रुप में आप इस वीडियो को डाल सकते हो, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? वायुमंडल का सबसे निचला क्षेत्र कहलाता है, वायुमंडल का सबसे निचला क्षेत्र कहलाता है। ये आपका वायुमंडल है, इस तरह से आपकी परतें होती हैं, ठीक है साथियों। तो आपको बताना जो सबसे नीचे वाली होती है उस परत का नाम क्या है, ठीक है। चौमंडल है, समतामंडल है, थर्मोस्फीयर है, मीसोस्फीयर है, ठीक है। आपकी जो परतें होती हैं उनमें से सबसे निचली वाली परत पूछा है, ठीक है। ऊपर वाली नहीं पूछा है, सबसे कौन सी पूछा है? नीचे वाली, ठीक है। तो इस परत का नाम बताना है, सबसे निचली परत कौन सी होती है, ठीक है। बताइएगा, ऑप्शन आपके 4 सामने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 का राइट आंसर होने वाला है, क्या हो जाएगा? क्षोभमंडल हो जाएगा, ठीक है। सबसे जो निचली परत होती है इसे क्या बोलते हैं? क्षोभमंडल बोलते हैं, ठीक है। क्षोभमंडल, फिर आपका समतापमंडल आ जाता है। इस तरह से आपकी एक एक करके आती जाती हैं, ठीक है साथियों। वर्ष के दौरान एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ और दस्तावेज क्या है? तो बताना है महत्वपूर्ण संदर्भ और दस्तावेज क्या होगा? लंच ब्रेक का समय होगा, सभा कार्यक्रम होगा, स्कूल का टाइम टेबल हो जाता है, अनौपचारिक कर्मचारी बैठक, क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होने वाला है आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। स्कूल का टाइम टेबल होता है, ठीक है। किसके लिए? शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ और दस्तावेज क्या होता है? जो स्कूल का टाइम टेबल होता है वो क्या होता है? शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जो स्कूल में टाइम टेबल बनाते हैं वह क्या हो जाता है? शिक्षक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। क्या अन्य शिक्षण विधियों के साथ मिलाकर परिचर्चा का उपयोग किया जा सकता है? तो बताना है आपको, ऑप्शन ए है हाँ, क्यों यह अधिक प्रभावी होगा? नहीं ही, क्यों यह प्रभावी नहीं होगा? नहीं ही, क्यों इसमें उत्पादकता में कमी आएगी? नहीं, क्योंकि यह अराजकता पैदा करेगा। तो बताना है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इस तरह से आपको एक आंसर सही बताना है, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर 24 का क्या होगा, ठीक है साथियों, बताइएगा। जो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है, प्रश्न पूछ रहा है शिक्षण विधियों के साथ मिलाकर परिचर्चा का उपयोग किया जा सकता है। तो हाँ, क्योंकि यह अधिक प्रभावी होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देती है? तो कौन सी विधि है जो अपनी भावनाओं को मौका देती हैं व्यक्त करने का? तो प्रतिधारणा हो जाती है, एपिसोडिक हो जाती है, प्रायोगिक हो जाती है, भूमिका निर्वाह हो जाती है, ठीक है साथियों। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होने वाला है, बताइएगा कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो यह हो जाती है आपकी भूमिका निर्वाह विधि। जब क्या है, बच्चा रोल प्ले करता है ना, तो रोल प्ले करते टाइम क्या है, वो क्या करता है? भूमिका निर्वाह करता है। वह क्या है? तो अभिव्यक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त करने की क्या है? सबसे अच्छी विधि हो जाती है, ठीक है साथियों। अपनी भावनाओं को क्या अभिव्यक्त करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो भूमिका निर्वाह हो जाती है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि क्या है? तो आपको बताना है
तेंजिंग नोरगी नेशनल एडवेंचर अवार्ड, इसके लिए क्या है आपको बताना है। कितनी राशि है? 5 लाख है, 15 लाख है, 7 लाख है, 8 लाख है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए जो राशि रखी गई है वो कितनी रखी गई है, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है साथियों, तो जिसकी जो राशि है तो वो हो जाती है आपकी 5 लाख हो जाती है। कितनी हो जाती है? तो 5 लाख, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? ए राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक आधिकारिक टेबल टेनिस मैच के दौरान एक खिलाड़ी के पास 2 गेमों के बीच कितने मिनट का ब्रेक मिलता है? टेनिस के खेल में 2 खिलाड़ी होते हैं आमने सामने इस तरह से, इन्हें ब्रेक के लिए कितने समय का जो टाइम मिलता है वो आपको बता देना है। ठीक है, कितना समय का टाइम मिलता है? 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का। देखो साथियों, किस तरह से आपको डीप तरह से प्रश्न पूछा गया है और कहाँ से प्रश्न उठाया है, आपका खेल टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है और कितना गहराई में जाकर पूछा है। ठीक है, इसमें जो गैप का टाइम होता है, ब्रेक मिलता है, कितना ब्रेक मिलता है गेम के बीच में, तो यह मिलता है आपको 1 मिनट का ब्रेक मिलता है। कितना मिलता है? तो 1 मिनट का ब्रेक मिल जाता है। ठीक है साथियों, इसे आपको याद रखना, किसमें? टेबल टेनिस में। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं। क्रिकेट का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? बताइएगा साथियों, कहाँ आयोजित किया गया था? इंग्लैंड में हो जाता है आपका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, किस में किया गया था आपको बता देना है। ठीक है साथियों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्रिकेट का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? जल्दी से बताइएगा। तो यह आपका किया गया था इंग्लैंड में किया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ए राइट आंसर होगा। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा साथियों, क्रिकेट का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित, यानी कौन से वर्ष आयोजित किया गया था? वर्ष बतानी है आपको, सन बतानी है। ठीक है, कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता चलेगा। ठीक है साथियों, आपको सन बतानी है। विश्व क्रिकेट का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? ये तो इंग्लैंड में हो गया। आपको वर्ष पूछा है, किस वर्ष में आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। ठीक है साथियों, आगरा में ताज उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? बताइएगा। आगरा वाले यदि इसे देख रहे हैं तो जल्दी से बताइएगा, कब मनाया जाता है आगरा में ताज उत्सव? नवंबर में, सितंबर में, फरवरी में, जनवरी में। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाता है फरवरी में। कब मनाते हैं? फरवरी, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। आगरा में ताज उत्सव महीना होता है ना, वो कब मनाया जाता है? तो महीना है फरवरी का। किस महीने में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है फरवरी में। क्या मनाते हैं फरवरी में? ताज उत्सव। इसको याद रखना है। ठीक है, इसको क्या करना है? याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, खाद नियमित अंतराल पर करनी चाहिए अन्यथा पौधे डैश बन जाते हैं? बताइएगा। पौधों से आपको प्रश्न पूछा है, कृषि से प्रश्न पूछा है। ठीक है साथियों, बताइएगा। कमजोर हो जाते हैं, उत्पादक हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं यानी स्ट्रांग हो जाते हैं, यानी लंबा हो जाते हैं। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाते हैं? ऑप्शन डी है आपका लंबा। तो बताना है आपको, नियमित खाद अंतराल पर करना चाहिए, जिससे क्या है? पौधे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपका क्या होगा? कमजोर हो जाते हैं। कैसे हो जाएंगे? यदि नियमित समय पे पौधों को खाद यानी पानी नहीं मिलेगा तो पौधे कैसे हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कौन सा समुदाय प्राकृतिक संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? पूछा है, राजस्थान का कौन सा समुदाय प्राकृतिक संरक्षण के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बंजारा, जैन, राजपूत, बिश्नोई। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है सभी साथियों के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर डाल करके आपको आंसर देना है। ठीक है साथियों, अब पता चलेगा आप कितने लोग कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। ठीक है साथियों, इसका जो आंसर होगा हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।